हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू आर वेलकम बैक टू एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। दिस इज संभव हियर और आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। द प्रॉब्लम्स आर रेलेवेंट टू जेई सिलेबस। पर्टिकुलरली मैंने थोड़ा सा लेवल लो रखा है सिंस दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑन एंटायर सिलेबस, जिसमें मैं मतलब कुछ ही सेक्शन कवर कर पाऊंगा। ऑफ कोर्स सिलेबस बहुत बड़ा है, वास्ट है, तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैक्स टू मैक्स सिलेबस के मतलब रेलेवेंट काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं और मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है। आई हैव kept it to mains level only, although the concepts are really relevant to JEE Mains, JEE Advanced, KVPY and many more examinations. तो ऑफ कोर्स कॉन्सेप्चुअली आप लोगों को बहुत अच्छे से साउंड कर देंगे ये क्वेश्चंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आप लोग पेन पेपर ले लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन of the series. Okay, so the first question, the question particularly is about the values of lambda for which one root of the equation I will write it again. So x square plus 1 minus 2 lambda times of x plus lambda square minus lambda minus 2 equals to 0. इसको हमें सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो बेसिकली हमसे पूछा गया है कि लैम्डा बताओ भाई, जिसमें से एक रूट, वन रूट ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज ग्रेटर देन 3 एंड अदर इज स्मॉलर देन 2। तो वैल्यूज ऑफ लैम्डा बतानी है आपको, मतलब किस रेंज में, किस इंटरवल में लाई करेंगी लैम्डा की वैल्यूज। तो ये ऑफ कोर्स टॉपिक अगर मैं बताऊं तो टॉपिक इज लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों ने लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ लिया होगा क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर से। तो उसी का क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने। अब आप सोचिए, पॉज कीजिए वीडियो को और खुद ट्राई कीजिए पहले, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ईमानदारी बहुत जरूरी है, खास करके जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो मैं अब आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर मैं इसी को एक तरह से प्लॉट करता हूं सो दैट हम थोड़ा सा लोकेशन ऑफ रूट्स का फील ले सके। सबसे पहले मैंने क्या किया, हमें बताया गया है कि वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़ा कोई रूट आया होगा, एंड द अदर रूट इज स्मॉलर देन 2। तो मैंने 2 और 3 लेट से नंबर लाइन पे मार्क कर लिए। ओके, सो मैंने जब ये मार्क किए देन व्हाट आई रियलाइज इज कि मेरा क्या मेरे जो इक्वेशन है वो इस तरीके के कुछ आ सकती है। ठीक है, वेयर रूट इज लेस देन 2 एंड अनदर रूट इज ग्रेटर देन 3। इन द सिमिलर सेंस बहुत सारे ऐसे पैराबोलास आ सकते हैं, पैराबोले आ सकते हैं। आई डोंट नो पैराबोलास बोलते हैं कि पैराबोले, बट आ सकते हैं ये। तो इसमें अब मुझे क्या सोचना है, हाउ कैन आई थिंक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे ऐसे समझें कि यहाँ पर 2 जो है वो हमारे लिए एक तरह से हेल्पफुल है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई रूट आ रहा है तो f of 2 वुड बी ऑफ कोर्स ये अगर लाइन y इज इक्वल टू 0 है हमारे, अगर हम पूरा ग्राफ प्लॉट करें तो ये लाइन y इज इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं x इक्वल टू 2 खींचूं तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ f of 2, वेयर f of x, आई विल कंसीडर f of x टू बी दिस वेरी फंक्शन। तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ f of 2? तो ऑफ कोर्स जो भी वैल्यू होगी दैट वुड बी लेस देन 0। ओके, सो ये मेरा एक कंस्ट्रेंट आ गया। नाउ व्हाट टू डू फॉर द सेकंड इक्वेशन, क्योंकि यहां पर भी तो है एक कंस्ट्रेंट, तो इसको हमें सॉल्व करना हो। सो फॉर दिस वेरी कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। इसमें f of 3 लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर बाय चांस अगर कहता कि यहां पर हमारे पास ऐसा कुछ सिचुएशन आना चाहिए, यानी कि वन रूट इज लेस देन 2 एंड द अदर रूट इज लेस देन 3 and the other roots lie on either side of 2, ऐसा कुछ कहा होता तो हम इसमें f of 3 पॉजिटिव की कंडीशन लगा सकते थे और f of 2 नेगेटिव की कंडीशन लगा सकते थे। या इसके लिए वैसे स्पेसिफिकली अगर परटेनिंग की बात करें तो f of 2 is into f of 3 is less than 0, ये भी चल पड़ता है। वैसे आप लोगों ने लोकेशन ऑफ रूट्स तो पढ़ा ही होगा, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने वो चीजें पढ़ रखी हैं। तो इस टाइम पे सिलेबस के आप इतना एग्जाम आपके पास आने वाला है तो इतना तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए f of 2 लिखने की कोशिश करते हैं। तो f of 2 इज वेरी सिंपल, f of 2 वुड बी इक्वल टू 4 प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा इंटू 2
प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2, ये हमारे पास दिया गया है एंड ऑफ कोर्स ये लेस देन 0 होगा. Okay, so I can write this very thing less than 0, that is 4 plus 1 minus 2 lambda times of 2 plus lambda square minus lambda minus 2 is less than 0, and I can solve the very equation. तो आप लोगों को मिल जाएगा 4 plus 2 minus 4 lambda plus lambda square minus lambda minus 2 is less than 0. तो ये मिल जाएगा हमें lambda square minus 5 lambda plus 4 is less than 0. ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, जिससे मैं अगर थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा लैम्डा माइनस 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 1 इज लेस देन 0. अब आपको ये पता है कि अगर हम x माइनस ए इंटू एक्स प्लस माइनस बी की बात करें इज लेस देन 0, तो उसका सोल्यूशन होता है a to b. ये आपको वैसे याद होना चाहिए, पर आप वेवी कर्व पे इसे प्लॉट करके भी देख सकते हैं. सो इसका मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिख रहा हूँ कि लैम्डा का वैल्यू वुड लाई इन द रेंज ऑफ 1 to 4. ओके, ये मेरा फर्स्ट कंडीशन की वजह से आया. नाउ व्हाट टू डू फॉर द सेकंड कंडीशन? तो द मेथड रिमेन्स द सेम. सेकंड कंडीशन में f ऑफ 3 लेस देन 0 करना है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा टाइम्स ऑफ 3, ठीक है, x यानी कि 3 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2 इज ऑफ कोर्स लेस देन 0. तो ये हमारे पास सॉल्व करने पे 9 प्लस 3 माइनस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2 लेस देन 0 आना चाहिए. तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 7 लैम्डा प्लस 9 एंड 1 प्लस 10 इज लेस देन 0 आ जाएगा. तो लैम्डा माइनस 5 इंटू लैम्डा माइनस 2 इज लेस देन 0. क्यों? ये मैंने इससे देखा, देखो सम ऑफ रूट्स इज 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 10. तो हम वही देखते हैं जब फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइजेशन में भी आपको अब इतना अप्रोच आ जाना चाहिए. तो इससे मैं आई कैन से दैट लैम्डा का वैल्यू, माय वैल्यू ऑफ लैम्डा वुड बी फ्रॉम 2 to 5. ओके, सो अब मैंने लैम्डा की वैल्यूज को जॉट डाउन कर दिया है. एक लैम्डा जो फर्स्ट कंडीशन है उससे मेरा 1 to 4 के बीच में आ रहा है लैम्डा, तो आई विल मार्क इट ऑन द ग्राफ लाइक दिस. एंड इन द सिमिलर सेंस हम 2 से 5 को भी देख सकते हैं. तो 2 से 5 वाला ऐसे कुछ आएगा. ओह सॉरी, थोड़ा सा लकीर टेढ़ी मच रही है. एनीवेज आएगा तो यही वाला एरिया. तो अब हम कॉमन पार्ट देखें, तो माय कॉमन पार्ट टू दिस वुड बी दिस वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो होगा वो हमारा कॉमन पार्ट होगा. ओके, सो द कॉमन पोर्शन वुड बी ऑफ कोर्स यहाँ से 2 से लेकर के दिस वुड मूव टिल 4. ठीक है, सो माय वैल्यूज ऑफ लैम्डा मस्ट बी फ्रॉम 2 to 4. So lambda must belong from 2 to 4 in order to justify that one root. So as to justify that one root is less than 2 and other root is greater than 3. तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना था. कुछ भी नहीं करना था गाइस, बहुत सिंपल है. जस्ट व्हाट वी नीड टू डू इज टू आइडेंटिफाई द फंक्शन. आफ्टर दैट वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स. हम देख सकते हैं ये नॉर्मल जजमेंट थी कि f ऑफ 2 नेगेटिव है तो वो कहाँ से आया. सिमिलरली f ऑफ 3 नेगेटिव है तो वो इस वाली इक्वेशन से आया. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया और उन दोनों का कॉमन पार्ट ले लिया, तब दोनों कंडीशंस ऑफ कोर्स सेटिस्फाई होंगी. ओके, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. जिस तरीके से मैंने इसे देखा तो आप भी उस तरीके से ट्राई कर सकते हैं. तो हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है फ्रॉम 2 to infinity. तो पहले तो हमारे पास फंक्शन दिया गया है फ्रॉम 2 to infinity एंड इसका हमें कोडोमेन दिया गया है 0 to infinity. ऑफ कोर्स ये आपको पता होगा कि ये वाली इसने डोमेन स्पेसिफाई किया गया है एंड दिस इज माय कोडोमेन ऑफ द वेरी फंक्शन. फाइन, ये हमारे पास दिया गया है. नाउ माय f of x, what is my f of x here? My f of x is equal to mod of x minus 3 over x minus 2. I have to judge whether the injectivity and surjectivity, basically I have to judge whether it is an injectivity. I have to check for injectivity and surjectivity. That is just nothing but 1 1 on 2. तो आपको वही चेक करना है. So what could be the approach to find this out? तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ. आपको इस वाली चीज को
फैक्टराइज करना है, मतलब उसे सिंप्लीफाई करना है टू अ वेरी सिंपलर फॉर्म विच कैन बी टैकल्ड बाय यू इन अ सिंपलर मैनर। ओके, तो आप कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं इसको प्लॉट करने की या कुछ इस तरीके से, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। फाइन, तो चलिए आप आई होप आप लोगों ने पॉज कर ली होगी वीडियो और ट्राई कर लिया होगा। मैं अब इसका सॉल्यूशन आपको प्रेजेंट करता हूँ। देखिए, लेट्स से हम थोड़ा सा फंक्शनल एनालिसिस करते हैं इसी का। तो अगर मैं x माइनस थ्री ओवर x माइनस टू को कंसीडर करूं, लेट मी कंसीडर दिस एज x माइनस थ्री ओवर एनीथिंग, लेट्स से g ऑफ x एज x माइनस थ्री ओवर, let's say I consider g of x as x minus 3 over x minus 2. So this can be written as x minus 2 minus 1 upon x minus 2. Fine, I hope इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। Okay, so ये हमने इस तरीके से लिखा। Now अब मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैं 1 minus 1 upon x minus 2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। फाइन, तो इसका मतलब मेरे पास ये वाला फंक्शन दिया गया है, कहीं ना कहीं मुझे इसी के ऊपर जजमेंट करना है। ओके, सो व्हाट कैन आई डू टू ब्रिंग दिस फंक्शन टू माय इन माय कंसिडरेशन? सो लेट मी कंसीडर द सम x minus 2. So for range, I'll consider for range, for domain 2 to infinity, 2 से infinity में x minus 2 कहाँ से कहाँ रहेगा? तो ऑफ कोर्स हम अगर 2 पर हैं तो x minus 2 यहाँ से कहीं, ये ग्राफ होता है x minus 2 का, ठीक है, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ ये होता है। 2 से इन्फिनिटी तक जाते हुए हमारे पास ये रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी। फाइन, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ले लेते हैं इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करने पे हम इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स करेंगे। सो 1 अपॉन समथिंग दैट इज जस्ट ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 पॉजिटिव वाली रेंज है तो दिस विल बी इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बी 0। सो इंस्टेड हम इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी चेक ओवर दिस। सो 1 अपॉन x माइनस 2 is from 0 to infinity again, and what about the we introduce a minus sign, so 0 would be greater than minus 1 by x minus 2 and less than minus infinity. ओके, मैं अभी उस फंक्शन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं सो दैट हम इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस कर सकें। ओके, हम धीरे धीरे इसी का पूरा एनालिसिस करेंगे, इसी फंक्शन का। फिलहाल मैं इसकी कहीं ना कहीं इसकी रेंज के आसपास पहुंचना चाह रहा हूं सो दैट आई कैन जज की सब्जेक्टिविटी है इस फंक्शन की कि नहीं। ठीक है, तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए अब तक तो, कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है तो ऑफ कोर्स इनइक्वालिटी अगेन रिवर्स कर जाएगी। फाइन, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, 1 ऐड कर दो, तो 0 + 1 is less than 1 minus 1 by x minus 2 is less than minus infinity plus 1। तो ऑफ कोर्स माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 में ये वाली चीज माइनस इन्फिनिटी ही रहेगी, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 ओवर x माइनस 2 वापस से, और ये आ जाएगा 1। ओके, एंड इन एनी केस आई कैन कंसीडर दिस थिंग। सो अगर मैं 1 is less than x minus 3 ओवर x minus 2 is less than minus infinity, ये मेरा रेंज होगा इस फंक्शन का। ओके, नाउ अब मैं क्या करना चाहूंगा, मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं सो दैट आई कैन विजुअलाइज थिंग्स मोर प्रैक्टिकली एंड मोर एफिशिएंटली। ओके, सो सबसे पहले ग्राफ के लिए हम वापस उसी फंक्शन पे आते हैं। लेट्स से माय y इज इक्वल टू x माइनस 3 ओवर x माइनस 2। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डोमेन क्या है। तो अगर हम पूरा ग्राफ बनाएं, ठीक है, या हम 2 से इन्फिनिटी में ही ग्राफ बनाएं, तो हमारा वैसे तो कंसीडरेशन 2 से इन्फिनिटी है, पर चलिए थोड़ा सा फील लेने की कोशिश करते हैं ताकि हम पूरे ग्राफ तक पहुंच सके। ओके, सो अगर मेरे पास यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 2 है, ऑफ कोर्स डोमेन में नहीं है, तो 2 पर तो कहीं ना कहीं कोई वैल्यू नहीं आने वाली है। सो आई विल मार्क इट एज 2 सिंपली, एंड मुझे पता है कि ये वाली चीज 1 माइनस 1 बाय x माइनस 2 है। तो अगर मैं इसकी लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूं तो ये 1 आएगी, यानी कि ये लिमिटिंग केस में इन्फिनिटी पे ये 1 को अप्रोच करेगा पॉजिटिव साइड से, और नेगेटिव साइड से अगर मैं बात करूं तो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाय x माइनस 2 अगर मैं कंसीडर करूं
तो व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस? तो बहुत सिंपल है कि माइनस इन्फिनिटी माइनस टू विल बी माइनस इन्फिनिटी, 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी विल टेंड टू जीरो नेगेटिव। ठीक है, तो जीरो नेगेटिव है तो ये मतलब अगर यहाँ से अगर हम पॉजिटिव, ये जीरो पॉजिटिव है तो ये 1 में से बहुत छोटा वैल्यू है तो ये 1 नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 0 से छोटी वैल्यू तो 1 माइनस ऑफ माइनस h बनेगा, तो यानी कि ये 1 पॉजिटिव से आएगा। ओके, एनीवेज हमें इतना मतलब उसकी कोई इशू नहीं है, पर हमें इतना पता है कि इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं 1 को अप्रोच कर रहा होगा, तो ग्राफ वुड अप्रोच टू टू 1 इन दिस वेरी मैनर। ओके, सो हम इस बारे में इस तरीके से जज कर सकते हैं इस चीज को। हमने 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव देख लिया। ओके, सो हमारे पास अब ध्यान से देखना गाइस, यहाँ से हम नेगेटिव इन्फिनिटी, एनीवेज इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें 2 से इन्फिनिटी की रेंज में मतलब था, हम उसी में कैलकुलेट करने की अब कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम 2 से जस्ट आगे हों, ठीक है, अगर हम 2 से जस्ट आगे हैं तो लेट्स से आई एम एट 2 पॉजिटिव, सो 2 पॉजिटिव पे दिस विल बी 2 प्लस h माइनस 3 अपॉन h। ओके, सो ये कहीं ना कहीं कौन सी इन्फिनिटी को जा रहा है, मैं बस वही जज करना चाहता हूं। तो ऑफ कोर्स ये वाली चीज माइनस इन्फिनिटी से आ रही, ये वाली चीज माइनस इन्फिनिटी से आ रही होगी। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं इसे। अब ये 2 से 1 माइनस इन्फिनिटी काइंड ऑफ स्टफ बन रहा है जो कि माइनस इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये ग्राफ कहीं नीचे से स्टार्ट हुआ होगा। अच्छा, ये ग्राफ जीरो कब होगा? ये ग्राफ जीरो होगा, ऑफ कोर्स ये मोनोटोनिक है। पहले तो ये भी देख सकते हैं कि अगर हम इसका dy बाई डी एक्स देखें तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव भी है, मतलब ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, सो ये मोनोटोनिक है, ये इंक्रीजिंग है और ये 3 पे कट करेगा ग्राफ को, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। आई डोंट नो शेप क्या होगी एग्जैक्ट शेप के लिए, यू कैन चेक द डबल डेरिवेटिव। ऑफ कोर्स ये नेगेटिव आएगा डबल डेरिवेटिव, पर वो डिपेंड करेगा, 2 से आगे के लिए नेगेटिव होगा और उसके अलावा भी अलग अलग केस आ सकते हैं कंसीडरेशन में। ठीक है, तो हमारे पास अच्छा ये 1 से नीचे निकलेगा, तो ये इस तरीके का ग्राफ होना था। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर मतलब किसी को इंटरेस्ट हो इस वाले, तो हमने यहाँ पर जो बात कंसीडर की ना, इसकी वजह से ये रेंज यहाँ पर आई माइनस इन्फिनिटी से 1। फॉर अ केस जहां पर हमें इसकी रेंज पूरे डोमेन में कंसीडर करनी पड़ती, तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजन हो सकता था। अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम इसी वाली चीज को ध्यान से देखें, थोड़ा सा हम इसे ध्यान से देखेंगे तो हमें एक और चीज पता चलेगी। तो अगर मैं y को लिखूं 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, तो y माइनस 1 विल बी माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स माइनस 2। ठीक है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं हाइपरबोलिक नेचर है, हाइपरबोलिक है ये कर्व जिसके असिम्पटोट्स 1, y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे ही आने थे, जो कि हमने इस ग्राफ के थ्रू भी प्रूव कर दिया। तो अब आप क्या जज करेंगे? देखिए, ऑफ कोर्स ये वाला जो ग्राफ है ये है हमारे पास x माइनस 3 ओवर x माइनस 2 के लिए। ठीक है, आपके लिए ग्राफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है, एग्जाम में बनाने की वैसे शायद जरूरत ना भी पड़े। ओके, सो अगर हमारे पास ग्राफ, अगर मैं अब फाइनली एक लास्ट बार बनाऊंगा इसी का, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। 1 है ये, ठीक है, y इक्वल टू 1, ये हमारा x इक्वल टू 2, यहाँ पर हमारा ऐसे आ रहा है। तो अगर हम इसका मॉडुलस ले लें ना, तो मॉडुलस ले ले तो नेगेटिव वाला पार्ट जो है, जो y नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ वाला जो ग्राफ है ये ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आ जाने दो भाई, आने दो भाई, ऊपर आने दो। यहाँ पर 2 अगेन, ये अब जो नेगेटिव इन्फिनिटी को जा रहे हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी से आएगा, 3 पर इंटरसेक्ट करेगा और वापस फिर यहाँ पर ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारा 1 ही रहेगा, असिम्पटोट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके, ऑल्दो है ना यहाँ कहीं इसको कट कर रहा होगा, तो इसलिए इसका असिम्पटोटिक नेचर उधर खत्म हो जाएगा, बट स्टिल आंसर 1 आ नहीं सकता है कि आ सकता है। आप ये खुद जज करिए,
आ सकता है कि नहीं आ सकता है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। ऑल्दो हमें ये पता लग गया कि यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। फॉर 2x वी हैव 1 लेट्स से हाफ है, तो इसके दो सॉल्यूशन आएंगे। अगर इक्वल टू हाफ करें तो इसके दो सॉल्यूशन आएंगे। तो दो सॉल्यूशन आने से अब ये अपनी इंजेक्टिविटी तो खो चुका है। सो दिस इज नॉट इंजेक्टिव, ठीक है, तो नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। एंड मुझे पता लग गया कि ग्राफ तो 0 से इन्फिनिटी को ही जा रहा है ना, यहाँ पर तो इन्फिनिटी आ रही है ना ग्राफ में। तो गाइज 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज भी है। तो बिल्कुल है, अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाता है, अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ जाता है, तो हमें बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज है तो फंक्शन सर्जेक्टिव है। सो नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव, ये था। सर्जेक्टिव तो है भाई, सर्जेक्टिव है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको काफी कुछ समझ आया होगा। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए, आप लोग धीरे धीरे इसे ग्रैब कर सकते हैं, बार बार वीडियो को देख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं गाइस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ द कर्व का इक्वेशन बताना है, दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 एंड सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx is equal to x plus 2y minus 3 upon y minus 2x plus 1। ओके, तो आप लोग होंगे कंफ्यूज कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यार ये तो हमने कभी किया नहीं ऐसा, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन थे तो थे, पर कैसे करते थे इसे सॉल्व। तो इसके लिए आप लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं कि आप इन दोनों इक्वेशंस को एक बार सॉल्व कर लीजिए, इक्वल टू 0 एंड माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। चलो, हमें क्या पता इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम क्या इसका बेनिफिट लेंगे, धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। आप वैसे आपने खुद ट्राई कर ही लिया होगा, तो इसको करने के लिए हम पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 2x माइनस 4y, और यहाँ पर माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया ये, तो माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। ग्रेट, y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू ऑफ कोर्स यहाँ पर 1,1 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x प्लस 2 माइनस 3 इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। फाइन, तो 1,1 से पास कर रहा है पॉइंट। अब हमें क्या करना है, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन तो पढ़ा ही होगा। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, उसी का कॉन्सेप्ट लेके कुछ अलग सा इसमें डिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो व्हाट कैन वी डू, वी कैन डू दिस थिंग। अगर मैं कैपिटल Y को मैं y माइनस 1 लिख दूं और कैपिटल X को मैं स्मॉल x माइनस 1 लिख दूं, तो मेरे पास क्या आएगा। अगर मैं ऐसा करूं तो मेरा dy बाय dz लिख लो इसे, इज इक्वल टू dy बाय dz, और यहां पर मैं dx बाय dz लिखूं तो वो भी स्टिल dx बाय dz रह रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन में ये अलग टाइप की अप्रोच है, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट वे में मैं इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप लोगों ने ऐसी अप्रोच शायद ही कहीं देखी हो, अदर देन किसी प्रॉब्लम में आपको जब टैकल करनी आ रही हो। तो देखिए, अब मैं x को अगर मैं x को मैं लिख दूं, स्मॉल x को मैं लिख दूं x प्लस 1, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कैपिटल X प्लस 1, और यहाँ पर प्लस 2 टाइम्स ऑफ y क्या है हमारा, कैपिटल Y प्लस 1 माइनस 3 अपॉन, अब y को हम वापस लिख देंगे कैपिटल Y प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल X प्लस 1 एंड प्लस 1। ग्रेट, ये इस तरीके से लिख लिया। इससे क्या फायदा हुआ, करोड़ों का फायदा हुआ भाई। dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस 2y, 1 एंड 2, 3 माइनस 3 कैंसिल आउट, y माइनस 2x, और यहाँ पर प्लस 1 प्लस 1 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0। बन गई ना, बहुत ही इजी इक्वेशन बन गई। अब तो ये तो सॉल्व भी कर सकते हैं, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई।
तो इसको सॉल्व करने के लिए यू कैन यूज द सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। y इज इक्वल टू x प्लस 2y टाइम्स ऑफ dx। ठीक है, वैसे इसे पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, होमोजेनियस है ये, होमोजेनियस से सॉल्व कर सकते थे हम। बट चलिए इस समय हम इस मेथड को क्यों लगा रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो y dy माइनस 2x dy इज इक्वल टू x dx, यहाँ कैपिटल X होना था, प्लस 2y dx। ओके, सो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि x dy प्लस y dx जो है ये d ऑफ एक्स वाई लिखा जा सकता है। अगर आपने ये चीज पढ़ी है देन वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन रिवाइज कीजिए। सो y dy कैन बी, अच्छा तो मैं यहाँ पर ये ऐसा कुछ फॉर्मेट पा सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो y dy इज इक्वल टू x dx प्लस ट्वाइस ऑफ y dx प्लस x dy, ऐसा बनेगा। तो y dy प्लस x dx सॉरी इज इक्वल टू x dx प्लस ट्वाइस ऑफ d ऑफ x एंड y। ठीक है, एज अ होल इस तरीके से करेंगे। नाउ वी कैन इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेटिंग तो यहां पर बन जाएगा ये कैपिटल Y स्क्वायर बाय 2। ठीक है, कैपिटल Y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू कैपिटल X स्क्वायर बाय 2 प्लस ट्वाइस ऑफ XY। सो कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल X स्क्वायर प्लस 4XY प्लस C। ठीक है, ऑफ कोर्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पे तो फर्क नहीं पड़ता। इसको हम थोड़ा सा सिंपल वाले अपना, हमने क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाए थे, हमने लगाया था y को y माइनस 1, y को हमने y माइनस 1 लगाया था, और अच्छा y को हमने y माइनस 1 लगाया था, तो y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 प्लस c। अच्छा, अब 1,1 डालेंगे इस इक्वेशन में तो c का वैल्यू तो ऑफकोर्स 0 हो जाएगा। फाइन, तो इस तरीके से हम करेंगे। तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4xy, अच्छा xy माइनस x माइनस y प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4xy माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे एंड विल गेट द डिजायर्ड आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इसमें सॉल्व किया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से करा जा सकता है। इसका एक और अप्रोच हो सकता है, क्योंकि मैंने एक चीज इसमें नोटिस की। देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो इन दोनों का अगर हम देखें, इसको हम कोएफिशिएंट्स को ऐसे देखें, 1 यहाँ पर -2, ठीक है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, और यहाँ पर हमारे ऑफ कोर्स ये y वाले टर्म्स हैं इस डायगोनल पे और इस डायगोनल पे x वाले टर्म्स हैं। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 आएगा। डिटर्मिनेंट नहीं है ये, सॉरी, हम इसे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, मतलब एक तरह से ऐड कर रहे हैं क्रॉस का, तो हम कह सकते हैं 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको हम कुछ लोग एक स्पेशल मेथड की तरह सॉल्व करते हैं, तो उसकी वजह से ये वाली चीज हमारे लिए एप्लीकेबल हो जाती है। वरना अगर आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे, यहां तक प्रोसेस विल स्टिल रिमेन द सेम। यहाँ पर आकर आप थोड़ा सा मतलब आपके लिए इक्वेशन सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तब आपको पार्शियल क्यों बोलता हूँ मैं इसे बार बार, होमोजेनियस इक्वेशन लगानी पड़ेगी। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगी वापस। ठीक है, जब हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन आ रही थी तब हमारे पास ये वाला मेथड अप्लाई होने में इजीली हो जा रहा था। ठीक है, और अगर इस ऐसा कुछ आ जाए ना, ये कंडीशन आ जाए, तो इसे पहले चेक कर लिया करना। फिर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब आप इसको इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आप इसी इक्वेशन को देख लीजिए, तो इसी इक्वेशन को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता तो y dy इज इक्वल y dy प्लस ऑफ -2x dx प्लस dy इज इक्वल टू x dx प्लस 2y dx
माइनस 3dx आ जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि अगर आप इसे सिंपली इंटीग्रेट करते हैं ना तब भी आपके पास इक्वेशन आ जाती, पर मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाना था इसलिए मैं इस तरीके से नहीं गया, सो दैट हम किसी भी टाइप के इक्वेशन को टैकल कर सके। बहुत ही लिमिटेड केस है, ये थोड़ा सा एक्सटेंशन है इसी केस का, यूजिंग काइंड ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कह सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। हालांकि ये एग्जैक्टली शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन तो है नहीं, बट स्टिल अगर किसी को मतलब समझना हो तो इसको इस तरीके से समझा भी जा सकता है। ओके फाइन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पैराबोला पे गाइस। तो कोनिक सेक्शन का भी एक क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि लेट द फोकस एस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये हमारे पास एक पैराबोला दिया गया है। दिस लाइज ऑन द फोकल कॉर्ड PQ ऑफ द सेम पैराबोला। तो ऑफ कोर्स इसने एक तरह से अगर ये ऐसा भी नहीं लिखता लेट PQ बी द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वेयर S इज द फोकस, तब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये फोकल कॉर्ड क्या होता है। तो ऑफ कोर्स फोकल कॉर्ड से ही, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि एनी कॉर्ड थ्रू फोकस इज द फोकल कॉर्ड। ठीक है, चलो इंग्लिश भी ठीक कर लेते हैं थोड़ी सी। कॉर्ड थ्रू फोकस इज द फोकल कॉर्ड। तो इसने वैसे कुछ नया डिटेल नहीं दिया, पर मुझे ये पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो 2,0 इसका फोकस होगा। कैसे कैलकुलेट किया आप कंडीशन में देख सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो 1,0 इसका फोकल कॉर्ड होता है। ठीक है, अच्छा इसने कहा कि इफ PS इज इक्वल टू 6, तो इसने पहले तो ये कहा कि PQ इज द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। तो लेट्स से दिस इज P एंड लेट्स से दैट दिस इज Q। ओके, नाउ नेक्स्ट कहता है कि हमें स्क्वायर ऑफ स्लोप ऑफ पैराबोला PQ निकालना है। ये PS इज इक्वल टू 6 इसने दिया हुआ है, ये लेंथ हमें 6 दी गई है। फाइन, तो इसको हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं? हम इसको ऐसा करते हैं, पहले तो हम फोकल कॉर्ड लिखने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज फोकल कॉर्ड? ठीक है, फोकल कॉर्ड, अच्छा ऐसा करते हैं, हमें क्या निकालना है? थीटा, ये लेट्स से ये थीटा है। ठीक है, तो हमें tan थीटा का स्क्वायर निकालना है। तो कहीं ना कहीं से हम उसे निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, ठीक है, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाएं, तो इस ट्राइंगल में ये वाली चीज है 6 cos थीटा एंड ये वाली चीज है 6 sin थीटा। फाइन, तो अगर मेरे को P के कोऑर्डिनेट्स लिखने हो ना, कभी अगर मुझे P के कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो मैं लिखूंगा इसे 2 + 6 cos थीटा कॉमा 2 + 6 cos थीटा कॉमा 0 + 6 sin थीटा। ओके, वैसे तो मुझे P और S पता चल गया, तो मैं अब सीधा PS का डिस्टेंस क्या है, 6 है, 6 यूनिट्स है PS का लेंथ। तो अब हम इसको मतलब यूज कर सकते थे कहीं ना कहीं। ऑल्दो यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि क्वेश्चन इससे हो जाएगा तो वो छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं होता है। मैंने जस्ट P के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। अब इसे हमें कैसे अप्रोच करना है, हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी इसमें अभी भी। ठीक है, हमें स्लोप निकालना है, हमें कहीं ना कहीं tan थीटा अगर हमें कहीं से पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, तो चलिए ट्राई करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ PQ? PQ की अगर मुझे इक्वेशन पता करनी हो, तो यानी कि मुझे अगर कोई भी कॉर्ड है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो, ठीक है, और उसका मुझे फोकल कॉर्ड निकालना हो, उसका इक्वेशन पता करना हो, तो ऑफ कोर्स मुझे एक कंडीशन पता है कि कॉर्ड विल पास थ्रू द फोकस। तो लेट्स से मैं जो दो पॉइंट जिस पे पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दे आर 8e1 स्क्वायर 281 and 8e2 square 282. Now if I am able to deduce a relation between t1 and t2, I will be done. ठीक है, मुझे इक्वेशन मिल जाएगी तो मैं बहुत सी और चीजें कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो बेसिकली इससे हम ये भी जज कर सकते हैं कि स्लोप का मीनिंग क्या होता है, ये सब चीजें हम डिड्यूस कर सकते हैं। फाइन, तो चलो ट्राई करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस कंडीशन को जब हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो हम स्लोप पे जा सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1। मैंने इसे y2 एक्सप्रेशन लिया, तो y2 माइनस y1 इज 0 अपॉन x2 दैट इज 8e1 स्क्वायर माइनस x1 दैट इज a। ओके, सो दिस विल बी 2t1 अपॉन
t1 स्क्वायर माइनस 1। एंड सिमिलरली अगर मुझे m2 मतलब इसी लाइन के स्लोप को आई कैन ऑल्सो राइट टेकिंग दिस एज 2a t2 माइनस 0 अपॉन a t2 स्क्वायर माइनस a। सो दिस इज 2t2 अपॉन t2 स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये हमें मिल गया, तो हमें 2m मिल गए। नाउ व्हाट आई विश टू डू इज 2t1 स्क्वायर ओवर t1 स्क्वायर माइनस 1, है ना, इज इक्वल टू 2t2 स्क्वायर ओवर t2 स्क्वायर माइनस 1, बिकॉज दे आर ऑन द सेम लाइन ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है, अच्छा 2 यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ 1 है सिंपली। ठीक है, तो इसको हम करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर आ जाएगा 2t1 t2 स्क्वायर माइनस 2t1 इज इक्वल टू 2t2 t1 स्क्वायर माइनस 2t2। अच्छा, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2t1 t2 स्क्वायर माइनस 2t2 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2t1 माइनस t2। ऑफ कोर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो t1 t2 इंटू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t1 माइनस t2। एंड ऑफ कोर्स हमें पता है कि वो ऑफ कोर्स ऑपोजिट साइड्स पे है, तो दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स पे होने की वजह से आई कैन से दैट t1 t2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो t1 t2 माइनस 1 है, तो एक अब हम ये जज कर सकते हैं कि अगर हमें दो कोऑर्डिनेट निकालने हो, नाउ आई कैन जज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q, अगर एक के कोऑर्डिनेट्स at स्क्वायर कॉमा 2at हैं, तो दूसरे के कोऑर्डिनेट्स a बाई टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाई टी होते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन जज फ्रॉम इट। फाइन, तो इस तरीके से इसे हम कर सकते हैं। तो अब आगे हमें क्या करना है, हम इसी को जज करते हुए, हम फोकल कॉर्ड है और उसके स्लोप को हम जज करेंगे सो दैट हम रिजल्ट तक पहुंचे। ओके, सो इसको हम कैसे कर सकते हैं आगे, इन दोनों से आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सो y माइनस 2at इज इक्वल टू m इज स्लोप, और इसको मैं x माइनस at स्क्वायर कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्लोप, तो स्लोप इज इक्वल टू 2a इंटू टी प्लस 1 बाई टी अपॉन at स्क्वायर माइनस a बाय टी स्क्वायर। ओके, हाँ ठीक है, ऐसे ही होगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। तो अब हम इसे थोड़ा सा और कर लेते हैं आगे। तो इसी को हम a से a कैंसिल कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो हमारे पास इसी को, अच्छा इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो टी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ t माइनस 1 बाई टी। सो y माइनस 2at इज इक्वल टू 2 अपॉन टी माइनस 1 बाई टी इंटू एक्स माइनस ए टी स्क्वायर। ओके, ये हमें मिल गया भाई एक कंडीशन। अब हम क्या करते हैं, t और t1 और t2 जो थे हमारे पास उसके रिलेशन है, तो हम स्लोप जज कर पाएंगे कि द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 2 इंटू टी माइनस 1 बाय टी। ठीक है, ऑल्दो इसकी हमें जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर कॉमा 4t। तो कहीं ना कहीं से हम इससे t जज कर सकते हैं क्या, t हम इससे जज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो डिस्टेंस की वजह से ही जज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, अच्छा डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, सॉरी यार एक तो, ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन 2t स्क्वायर कॉमा 4t, राइट, यही है ना, 2t स्क्वायर कॉमा 4t एंड 2,0 एंड 2,0 अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो आई कैन कैलकुलेट इट, एंड ये वाला वैल्यू 6 होना चाहिए। सो 6 इज इक्वल टू, हमारे पास जो लेंथ है तो 4t y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर। सो दिस इज 2t x2 क्या है यार, x2, दिस इज 2t स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, सो दिस वुड बी इक्वल टू, अच्छा तो ये हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा, इसको स्क्वायर भी कर लेते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे 36 इज इक्वल टू 16t स्क्वायर
प्लस 4t रेज टू द पावर 4 प्लस 4t रेज टू द पावर 4 प्लस 4 माइनस 8t स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 4t रेज टू द पावर 4 प्लस 4 प्लस 8t स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 4t स्क्वायर का पावर 4 प्लस 8t स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं गाइस कि t स्क्वायर t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 16 ओहो 8 इज इक्वल टू 0। तो काफी लंबा चला गया। तो इससे हम t की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, तो t स्क्वायर हमें मिल जाएगा। ओके, सो अब हमें यहाँ पर इसे t स्क्वायर को जज करना है, तो t स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर 4 माइनस 4 इंटू 8/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस माइनस 36 बनेगा नहीं है, तो 6 अपॉन 4 माइनस 4 इंटू माइनस 8 तो 6/2। तो इससे हमें t का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास काफ़ी कैलकुलेशन बन गई। तो टी स्क्वायर का वैल्यू एक तो आ गया 8/2 यानी कि 4, और दूसरा टी स्क्वायर का वैल्यू आ गया -2। ये तो रिजेक्ट हो गया, ऑफ कोर्स रियल में नहीं है। तो टी स्क्वायर का वैल्यू 4 आ गया, तो टी का वैल्यू आ गया +-2। टी का वैल्यू +-2 आते ही हमारे पास स्लोप आ जाएगा 2/2 - 1/2। तो इसको हम अब वापस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो काफ़ी मतलब मेहनत करवा ली इस क्वेश्चन ने। तो ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, एक स्लोप ये आ सकती है, और दूसरी जो हमारे पास स्लोप आ सकती है वो आ सकती है -2 के लिए भी आ सकती है। तो -2 के लिए हमारे पास आ जाएगा 2/-2 + 1/2। ओके, सो ये आ जाएगा हमारे पास 4/-4 + 1 दैट इज इक्वल टू -4/3, जो कि ऑफ कोर्स इसका ऑपोजिट सेंस में अगर होता, यानी कि यहाँ कहीं से शुरू हो रहा होता, तब भी बन सकता है। तो इस तरीके से हमने इसका स्लोप निकाल लिया। और वैसे हमें स्लोप का स्क्वायर पूछा गया था, तो स्लोप हमारे पास अगर आ गया 4/3 तो स्लोप का स्क्वायर आ जाएगा 16/9। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व करना था। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। ये वाली चीज हमें हेल्प इस क्वेश्चन में नहीं करी है ना, ये वाली जो चीज थी, दिस डिडंट हेल्प अस मच इन दिस क्वेश्चन ऑल्दो, बट ये काफी काम आती है। तो इसीलिए मैंने ये अप्रोच भी साथ साथ लिखने की कोशिश करती थी, ताकि आप इसको अप्लाई करना स्टार्ट करें। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ z and w are two complex numbers, non-zero complex numbers such that mod of z omega, or I would say w, is equal to 1, and argument of z minus argument of w is equal to π/2, then the value of z conjugate w is। तो ऑफ कोर्स आंसर हमारे पास आएगा ये AIEEE 2003 यानी कि जेईई मेन लेवल का है, उल्टा उससे तो थोड़ा सा अच्छा ही होगा। ओके, सो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ w is π/2। लेट्स से आर्गुमेंट ऑफ w, I will call argument of w to be theta, then argument of z is equal to π/2 plus theta। फाइन, तो अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो व्हाट कैन वी डू? एक तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम z को पोलर फॉर्म में आइलर फॉर्म में लिखें, तो दिस वुड बी mod z into e raised to the power iota π/2 plus theta। ओके, एंड अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लिखूं, या कॉन्जुगेट से पहले इसको हम अगर ओमेगा w का लिख लें, तो ये आ जाएगा mod w e की पावर आयोटा थीटा। ये हमें पता लग गया। ओके, सो ये हमें पता लग गया। अब नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा mod z इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा π/2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। तो ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर आयोटा π/2, तो आयोटा होता है कैसे, ऐसे भाई, यहाँ पर से π/2 एंगल पे, तो ये π/2 पे तो आयोटा आएगा ना, तो ये आ जाएगा mod z आयोटा ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा z। तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ z बार? तो z बार का वैल्यू आ जाएगा mod z इंटू
आयोटा का बार, तो आयोटा का बार, अच्छा ई रेज टू द पावर आयोटा माइनस थीटा। ओके, सो आयोटा का बार तो ऑफ कोर्स माइनस आयोटा आएगा, तो यहाँ पर माइनस आयोटा आ जाएगा। ओके, सो मॉड जेड टाइम्स डब्ल्यू अगर मुझे करना है तो मॉड जेड इंटू मॉड डब्ल्यू इंटू माइनस आयोटा ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस आयोटा। फाइन, तो इसका वैल्यू अगर हमारे पास माइनस आयोटा आ रहा है तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो AIEEE 2003 का क्वेश्चन था ये, जो हमने इस समय सॉल्व कर लिया। फाइन, अच्छा ये क्वेश्चन भी काफी खास है क्योंकि इसमें भी बहुत से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमें बताए जाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, सिग्नम फंक्शन का रिवीजन कर लेते हैं। तो सिग्नम एक्स इज 1 फॉर एक्स ग्रेटर दैन 0, 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0, ग्रेटर दैन और एक्स लेस देन 0 पे ये -1 होता है। ठीक है, सो व्हाट विल बी द, सबसे पहले हमें तो मतलब सिग्नम ऑफ एनी थिंग, तो यहाँ पर हमें जज करना पड़ेगा कि ये वाली चीज क्या क्या वैल्यूज ले रही है, मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि हमेशा क्या है। ठीक है, मतलब हमें जब भी सिग्नम ऑफ एनीथिंग है ना, तो एज एनीथिंग का हमें कहीं ना कहीं रेंज फाइंड करने में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, जैसे इसने अब इंटीग्रेशन के साथ इसे ब्लेंड कर दिया, तो अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें, ठीक है, दिस इज रियली अ गुड क्वेश्चन, और इससे मतलब थोड़ा सा हायर लेवल पे ही आएगा मेन में, तो पर स्टिल आई कैन एक्सपेक्ट कि ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 ट्वाइस ऑफ 1/2 इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/4, ऐसे लिख लिया इसे। ठीक है, इस तरीके से अगर इसे लिखेंगे तो इससे हम इसे साइन एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 लिख सकते हैं। ओके, एंड अगर हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, देन आई कैन सिंपली स्टेट दैट हमने अगर इसे इस तरीके से लिख लिया तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर ऑफ एनी नंबर है, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करते ही ये ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। तो अगर हमें इस चीज को कैलकुलेट करना हो तो वो बहुत ही सिंपली इंटीग्रल 0 to π/2 सिग्नम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑफ कोर्स 1 dx आ जाएगा। तो आंसर वुड बी π/2। नथिंग मच टू स्पेसिफाई इन दिस वेरी क्वेश्चन। ओके, बट बात यहां पर खत्म नहीं हुई। ठीक है, बाय चांस अगर कभी नेगेटिव नंबर भी आ जाए कुछ, तो उसको चेक कैसे करेंगे? तो उसको चेक करने का तरीका हमें पता है। ठीक है, तो अगर हमें चेक करना हो तो क्या अप्लाई करेंगे? हम अप्लाई करेंगे इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटीज लगाएंगे और उससे कहीं ना कहीं रेंज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जिस मोमेंट हमने उसका रेंज कैलकुलेट कर लिया, हमें आसानी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और हम आराम से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लिमिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंगली। ओके, जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस हाफ की ही बात कर लें। ठीक है, तो इसमें हम इसको जज कर सकते हैं कि इसका रेंज क्या है। ठीक है, यहां तो हमने डायरेक्टली कह दिया कि पॉजिटिव है, बट ऐसे ही अगर कभी यहां पर लेट से -1/2 आ जाए, ठीक है, यहां पर -1/2 आ जाता, तब क्या होता? तो उस सेंस में हमें जज करना पड़ता। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए लेट मी कंसीडर साइन एक्स टू बी अल्फा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस हाफ को कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडर। ठीक है, ये एक स्पेशल इलस्ट्रेशन लगा लो एक्स्ट्रा, मतलब अगर इसका हमें इंटीग्रल निकालना होता तो कैसे करते, तो ऑफ कोर्स इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता। ठीक है, अगर मैं साइन एक्स को अल्फा रख दूं, ठीक है, तो अगर मुझे इंटीग्रल 0 to π/2 चाहिए ऑफ दिस सिग्नम ऑफ दिस वेरी फंक्शन, तो मुझे पता है कि मेरा x का रेंज जो डोमेन है वो 0 to π/2 में कंसीडरेशन है। तो इसका मतलब है कि अगर ये ऐसे है तो इसका मतलब अल्फा वुड लाई बिटवीन 0 to 1। बस अब काम आसान हो गया, अल्फा का रेंज पता लग गया। अगर हमें डोमेन पता है तो हम रेंज निकालने में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ 2α - 1 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आएंगी। एनीवेज हमें उससे भी फिलहाल मतलब नहीं है, व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड नाउ। ठीक है, तो हम इसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो लेट्स ट्राई दिस आउट। तो यहाँ पर अगर मैं इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना चाहूँ तो 1/2
अल्फा प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 आ जाता, सॉरी माइनस 1/2 आ जाता, तो ये वाली चीज बन जाती अल्फा माइनस हाफ का स्क्वायर। फाइन, तो ये अल्फा माइनस हाफ का स्क्वायर बनता और उसके बाद ये प्लस 1/2 माइनस 1/4 बनता, सॉरी माइनस 1/2 माइनस 1/4 बनता। तो ये वाली चीज अब अल्फा माइनस 1/2 अगर हो, ठीक है, तो अल्फा अगर 0 से 1 है तो अल्फा माइनस 1/2 माइनस 1/2 से 1/2 तक रहेगी। और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा माइनस 1/2 का स्क्वायर वुड बी लेस देन 1/4। सिंपली मतलब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा -3/8, अल्फा माइनस 1/2 का स्क्वायर मिल गया हमें। ठीक है, तो ये 1/4 माइनस 3/8 आ गया। ठीक है, मतलब ये 0 से 1/4 टू माइनस 3/8, तो ये आ जाएगा -3/8 से लेकर के 1/4 माइनस 3/8। ये अब ऑफ कोर्स ये हमारे पास यहाँ पर 2/8 माइनस 3/8, तो यहाँ पे -1/8 आ जाएगा, तो ये -1/8, तो ये इसका रेंज होता। ठीक है, तो अब हमें इसका रेंज पता लग गया गाइस। जब हमें इसका रेंज पता लग गया तो हम बहुत इजीली कह सकते हैं कि ये हमेशा नेगेटिव है, और जब ये हमेशा नेगेटिव है तो इसका आंसर -π/2 आ जाता उस केस में। तो गाइज आई होप, अच्छा एक क्वेश्चन बच गया, मुझे लगा एक क्वेश्चन और आ गया, कहाँ से आ गया तो इसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ए को हम लिख सकते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k, ओके, एंड ए डॉट बी मुझे पता है कि 2 है, ए क्रॉस बी मुझे पता है कि 2i माइनस k दिया गया है। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर। तो इसको देख के कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए मैं आप लोगों को टॉपिक बता देता हूं कौन सा है। तो इसका टॉपिक जो है दैट इज ऑफ कोर्स ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट में कौन सा वाला ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ऑफ कोर्स हमें वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर निकालना में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि वीटीपी का बहुत हेल्प होता है। ठीक है, तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे, देखो हमें क्या नोन है, हमें ए डॉट बी पता है, ए डॉट है हम कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं इससे, तो वो आ जाएगा 4 + 9 + 16 दैट इज 29। कूल, 29 आ रहा है हमारा, ए डॉट ए पता है हमें। तो अगर मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाने की कोशिश करूं तो आई कैन अप्लाई ए क्रॉस बी, अच्छा ए क्रॉस बी क्रॉस ए वेक्टर ही लगा लेते हैं, चलो ए वेक्टर के साथ। तो ए डॉट ए टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस, ठीक है, दूर का डॉट इनटू बीच वाला वेक्टर माइनस ए डॉट बी टाइम्स ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा। ओके, एंड ए क्रॉस ए हम निकाल सकते हैं। तो ए क्रॉस बी हमें पता है 2i माइनस के दिया गया है, 2i माइनस के, और इसका क्रॉस विद ए निकालें तो 2i प्लस 3j प्लस 4k आ जाएगा। तो 2i प्लस 3j प्लस 4k आ जाएगा। फाइन, इज इक्वल टू ए डॉट ए इज 29 बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी दैट इज -2 ए वेक्टर। ए वेक्टर भी हमें नोन है, अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को हमें कैलकुलेट करना है। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आई आ जाएगा 3 माइनस जे आ जाएगा -8 -8 + 2 -6, और यहाँ पर प्लस के आ जाएगा 6। तो ये आ जाएगा बहुत ही सिंपली 3i + 6j + 6k। ठीक है, कूल, ये हमारे पास आ गया। तो 3i + 6j + 6k इज इक्वल टू 29 times of b vector minus twice of a vector. And what is a vector? A vector is of course 2i plus 3j plus 4k. So this is 2i plus 3j plus 4k. And of course मुझे लगता है इसका twice भी था ना, हाँ twice है इसका। So this would be 29 times b vector minus 4i plus 6j plus 8k is equal to 3i plus 6j plus 6k। फाइन, तो यहां पर आ जाएगा ये 7i plus 12j plus 14k
ये आ जाएगा हमारे पास 29 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर अकॉर्डिंगली हमारे पास आ जाएगा, बी वेक्टर जो आएगा वो आएगा 7i प्लस 12j प्लस 14k अपॉन 29। दिस इज माई आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये बी वेक्टर निकल गया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स पे ब्रश अप हुआ होगा और आपको बहुत हेल्प आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो गाइज लाइक कर देना, शेयर कर देना गाइज, और कमेंट ज़रूर करना जो जो डाउट्स हो, या कोई अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक ओरिएंटेड वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं, उस हिसाब से वी कैन प्लान। ओके, सो चलिए गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।